हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। तो आज हम 16 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम इन 10 टॉपिक्स को कवर करेंगे डिटेल से विद जीके स्टैटिक पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमारा डेट बेस्ड रहता है और ये जो क्वेश्चन है वो कल्चर के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हर साल 16 अगस्त को फारसी समुदाय द्वारा अपने नए साल के प्रारंभ के रूप में कौन सा मुख्य उत्सव मनाया जाता है। तो आज 16 अगस्त को फारसी समुदाय के जो लोग हैं वो एक नए साल के प्रारंभ के रूप में जमशेद नवरोज उत्सव को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। काफी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये तो एमसीक्यू है, ये करंट अफेयर नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको करंट अफेयर को ही एक क्वेश्चन वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम करंट फैक्ट को पूरी तरह से समझते हैं। डेट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हर रोज एक डेट बेस्ड क्वेश्चन से ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। शनशाई कैलेंडर के अनुसार हर साल 16 अगस्त को फारसी समुदाय द्वारा नया साल यानी जमशेद नवरोज एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में फारसी समुदाय इस दिन विशेष प्रार्थनाओं, पारंपरिक व्यंजनों और एक दूसरे को बधाई देकर नए साल का स्वागत करते हैं। भारत में फारसी का यह कैलेंडर दुनिया के अन्य हिस्सों से थोड़ा अलग शहनशाही पद्धति का अनुसरण करता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जीके स्टैटिक पॉइंट्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे। फारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे और इस धर्म को फारसी या जोरास्ट्रियन धर्म कहा जाता है। फारसी लोग ईरान यानी फारस से पलायन करके सबसे पहले गुजरात के संजान बंदरगाह पर आए थे। भारत में फारसी समुदाय के आगमन का जो ऐतिहासिक विवरण है वो एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है किस्सा ए सजान। ठीक है, इसके बाद जो फारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है जैन अवसेता, जैसे हमारा पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है और ऋग्वेद है, उसी तरीके से यहाँ पर जैन अवसेता जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है फारसी धर्म का। फारसी समुदाय के लोग अपने मृत शरीर को दफनाने या जलाने के बजाय दखमह पर रखते हैं। भारत में हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 35 जो है वो अल्पसंख्यकों को और जो भी नागरिक हैं उनको अपने धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है, जो कि पॉलिटी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 जो है वो हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है। भारत में फारसी समुदाय की आबादी को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा जियो फारसी योजना चर्चा में लाई गई है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जियो फारसी योजना किससे रिलेटेड है तो ये फारसी समुदाय की आबादी को संरक्षित करने के लिए जरूरी है। दादा भाई नरोजी हो गया, जमशेद टाटा और फील्ड मार्शल मानेकशॉ जैसे महान व्यक्तित्व भारत के फारसी समुदाय से संबंधित हैं। नवरोज उत्सव को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पतेती फारसी नव वर्ष से ठीक एक दिन पहले का प्रायश्चित और आत्मनिरीक्षण का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है। एनसीआरबी देश भर के पुलिस थानों से अपराध के आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने वाली प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीआरबी क्या काम करती है। वो जितने भी अपराध के आंकड़े हैं उन्हें एकत्रित करती है और उन पे विश्लेषण करती है। ठीक है, इससे रिलेटेड जीके स्टैटिस्टिक पॉइंट्स को देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग और टंडन समिति की सिफारिश पर की गई थी। हमेशा आपको कौन सी समिति से इसकी सिफारिश की गई है वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीआरबी केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। यह एजेंसी हर साल क्राइम इन इंडिया शीर्षक से विस्तृत सांख्यिकी की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसके बाद क्राइम एंड क्रिमिनल टेक्निक नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना का मुख्य प्रबंधन और संचालन एनसीआरबी द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्रीय
अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना जो है 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का अखिल भारतीय सेवा के रूप में चयन संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी द्वारा किया जाता है। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की सबसे पुरानी आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद एनआई अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है पॉलिटी लेजिस्लेचर से रिलेटेड, और हम जानते हैं कि हमेशा पॉलिटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा में रही संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसके अंदर यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर टोटल 31 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों की गठन जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति चर्चा में रही। इस उच्च स्तरीय जेपीसी में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। संयुक्त संसदीय समिति संसद के दोनों सदनों की एक एडहॉक संयुक्त समिति होती है। जेपीसी का गठन यानी ज्वाइंट कम्युनिटी पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किसी विशिष्ट विधेयक की जांच या किसी बड़े वित्तीय घोटाले की संयुक्त जांच के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो क्यों बनाई जाती है? तो कोई भी यानी विधेयक की जांच के लिए या फिर अगर कोई बड़े वित्तीय घोटाले हुए हैं तो उसकी जांच के लिए उसका गठन किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इसका पारित किया जा सकता है। जेपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, यानी जो स्पीकर है वही अध्यक्ष को चुनते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसके बाद मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर संविधान का कोई संशोधन हो रहा है या फिर मनी बिल अगर है तो उसके लिए कभी भी ज्वाइंट जो सिटिंग है या फिर ज्वाइंट मीटिंग जो है वो कभी भी नहीं रखी जाती है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य होते हैं, और ये इसमें जो 15 है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इसके बाद एस्टिमेट्स कमेटी संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य ही होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कुल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये रिवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। भारी मानसून बारिश और बाढ़ चेतावनी के कारण चर्चा में रही इंद्रावती नदी किस मुख्य नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? देखिए, अभी ये चर्चा में रही है इंद्रावती रिवर, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो जो इंद्रावती है वो गोदावरी रिवर की सबसे बड़ी सहायक यानी ट्रिब्यूटरी रिवर है, मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी मानसून बारिश के कारण इंद्रावती नदी में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इंद्रावती नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली गोदावरी नदी की एक प्रमुख दाहिनी तट की सहायक नदी है। अब देखिए, इंद्रावती नदी का उद्गम जो है ओडिशा के कालाहांडी जिले में पूर्व घाटी की मुंडा पहाड़ियों से होता है। हमेशा कौन सी घाट से और कौन सी पहाड़ी से उसका उद्गम हो रहा है वो पूछा जाता है। कौन से जिले में हो रहा है वो आपको याद रखना होगा। यह नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से बहती हुई महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात यानी जो चित्रकूट फॉल है वो स्थापित है। चित्रकूट जलप्रपात को उसकी ऊंचाई और घोड़े की नाल जैसी आकृति के कारण भारत का नाइग्रा जलप्रपात कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को उसकी लंबाई और विशालता के कारण वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। पूर्णा, प्रणीता, इंद्रावती, मंजीरा और सबरी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के राज मुंदरी शहर के पास गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हुई गिरती है। अगला प्रश्न जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आलोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए सही होगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाली शीर्ष सरकारी संस्था बीपीआर&डी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह संस्था पुलिस बलों के लिए आधुनिक तकनीकी अनुसंधान और सुधारों से जुड़े नीतिगत सुझाव तैयार करती है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना 28 अगस्त 1970 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। बीपीआर&डी का मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है। यह संस्थान देश भर की पुलिस प्रणालियों में सुधार, आधुनिकीकरण और अनुसंधान कार्यों का मार्गदर्शन करता है। सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय दिल्ली में बीपीआर&डी के परिसर के अंतर्गत स्थापित है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नियमित रूप से बीपीआर&डी द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है, यानी पार्लियामेंट्री फोर्स है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए की गई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भारत में एक आतंकवादी विरोधी विशेष बल के रूप में जाना जाता है। असम राइफल्स को भारत का सबसे पुराना अर्धसैन्य बल माना जाता है, जिसे पूर्वांचल का प्रहरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.45% दर्ज की गई। सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई नरमी के कारण भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति यानी जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो घट के 4.45% आ गई है। उपभोक्ता मूल्य संचांक पर आधारित यह महंगाई दर पिछले 4 महीनों में सबसे कम दर्ज की गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में है। अब देखते हैं कि भारत में खुदरा महंगाई दर की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, ये सबको पता ही होगा आपको। सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल यानी एनएसओ द्वारा हर महीने जारी किए जाते हैं। एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मुद्रास्फीति को लक्षित करने का मुख्य दायित्व आरबीआई पर है। आरबीआई की मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अनुसार खुदरा महंगाई दर को 4% के भीतर रखना अनिवार्य है। थोक मूल्य सूचांकन पर आधारित महंगाई के आंकड़े उद्योगों को और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक मंदी और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है तो उसके स्टेगफ्लेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति से समाज के निश्चित आय वर्ग यानी फिक्स्ड इनकम ग्रुप को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान होता है। फिलिप्स वर्क जो है बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। भारत में उपयुक्त मूल्य सूचांकन को राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई मापने का मुख्य आधिकारिक पैमाना माना जाता है। अगला प्रश्न जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, आर्कोलॉजी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल की खुदाई से कुषाण काल के दुर्लभ टेराकोटा और मुद्राएं मिली है? तो जो एएसआई है यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उन्हें मथुरा से टेराकोटा और मुद्राएं मिली है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मथुरा में बफर जोन की खुदाई के दौरान कृषाण जो राजवंशकालीन दुर्लभ मूर्तियां और ईंटों के प्राचीन ढांचे मिले हैं। प्राचीन काल में मथुरा कृषाण साम्राज्य की एक प्रमुख कला और व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी, यानी उत्तरी राजधानी हुआ करती थी। कृषाण वंश का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसके 78 ईस्वी में शंख संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, यानी फोर्थ जो बौद्ध संगति थी, संगम जो था वो वहां पर आयोजित किया गया था। कृषाण काल में मूर्तिकला की दो प्रमुख शैलियां विकसित हुई, मथुरा काल शैली और गांधार कला शैली। मथुरा काल शैली में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया जाता था। गांधारा काल शैली पर ग्रीक रोमन कला का गहरा प्रभाव था, जिसमें नीले धूसर रंग के पत्थर का उपयोग होता था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी आधुनिक पेशवार थी और उसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कृषाण शासकों ने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के यानी प्योर गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे। चरक आयुर्वेद के महान आचार्य और अश्वघोष बुद्ध चरिता के रचयिता कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे।
मथुरा को प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी के रूप में माना जाता था, जिसे मथुरा भी कहा जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख पुरातत्विक संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेशनल से और मैपिंग से जुड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिवहन और शिपिंग के कारण चर्चा में रहा हर्मुज जल संधि जो है किन दो जल निकाय को आपस में जोड़ता है, क्योंकि ये चर्चा में है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इस पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये जो है हमारी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैश्विक तेल टैंकरों और ऊर्जा आपूर्ति की सबसे बड़ी समुद्री गलियारे हार्मुज जल संधि पर शिपिंग ट्रैफिक और सुरक्षा निगरानी बढ़ाई गई है। यह जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल चोक पॉइंट है। हर्मुज जल संधि उत्तर में ईरान को, दक्षिण में ओमान के मुसद्दम प्रायद्वीप से अलग करती है। दुनिया का कुल समुद्री कच्चे तेल का एक तिहाई हिस्सा इसी हर्मुज जल संधि से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी के देश हैं जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत से पेट्रोलियम निर्यात का यहाँ एक मुख्य समुद्री निकाय द्वार है। ओमान की राजधानी मस्कट है और इस देश का मुसद्दम क्षेत्र इस जल संधि के पास स्मारक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी की सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं, जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब जो है ये फारस की खाड़ी से लगते हैं। फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों को याद रखने की जो ट्रिक है वो है इबक्स, या कुछ शब्दों का उपयोग कर सकते हैं आप, जैसे आई से ईरान, इसके बाद बी से बहरीन, है ना। ऐसे ये अगर आप इबक्स को याद रखें तो आप इन देश को याद रख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके लिए। ओमान की खाड़ी आगे चलकर अरब सागर और हिंद महासागर में जाकर मिलती है। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच दूरी कम हो जाती है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की प्रसिद्ध कंजली आंध्र भूमि रामसर साइट में प्रदूषण और अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है? तो उन्होंने पंजाब में स्थित कंजली आंध्र भूमि पर कड़ा रुख अपनाया है। ऑप्शन ए सही होगा। पंजाब के कपूरथला जिले में स्थित कृत्रिम मीठे पानी की झील और प्रसिद्ध रामसर साइट कंजली आंध्र भूमि में हो रहे रासायनिक प्रदूषण पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने और आंध्र भूमि के संरक्षण के कड़े निर्देश दिए हैं। कंजली आंध्र भूमि पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मानव निर्मित रामसर आंध्र भूमि स्थल है। इस आंध्र भूमि का निर्माण जो है 1870 में ब्यास नदी की एक सहायक नदी काली बेन पर हैडवर्क्स बनाकर किया गया था। कंजली झील को 2002 में अंतरिक्ष महत्व की रामसार साइट घोषित किया गया था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने इसी काली बेन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था। रामसार अभिसमय यानी जो कन्वेक्शन है का हस्ताक्षर जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार में हुई और यह 1975 से लागू हुआ। भारत में वर्तमान में कुल रामसार आर्द्रभूमि स्थल की संख्या 85 से अधिक हो चुकी है। पंजाब राज्य में कंजली के अलावा हरिके वेटलैंड्स और रूपर वेटलैंड्स अन्य प्रमुख रामसार साइट्स हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1946 में पारित किया गया था। अंतिम प्रश्न आज का हमारा इकोनॉमिक बैंकिंग से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन देन पर कौन सा नया सुरक्षा फ्रेमवर्क अनिवार्य किया है? तो उन्होंने अल्टरनेटिव फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने कार्ड से होने वाले लेन देन पर अतिरिक्त सुरक्षा हेतु वैकल्पिक गतिशील प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब पारंपरिक ओटीपी के साथ साथ बायोमेट्रिक या रियल टाइम डायनेमिक वेरिफिकेशन का नया लेयर जुड़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसका केंद्रीय कार्यकाल मुंबई में स्थित है। टोकनाइजेशन का अर्थ वास्तविक कार्ड विवरण को एक विशिष्ट वैकल्पिक कोड यानी टोकन से बदलना है। भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना वर्ष 2008 की कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत की गई है। यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा वर्ष 2016 में देश की डिजिटल भुगतान क्रांति के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बाद आरटीजीएस और एनईएफटी सेवाओं का रखरखाव और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहक की शिकायतों के त्वरित निर्माण के लिए बनाई गई है। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। देश में सूक्ष्म वित्त और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।